Hello everybody, welcome to the channel सरल सीखो. I hope you all are doing absolutely great and fine. आज हम बेसिकली आज हम करने वाले हैं अपना एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट चैप्टर नंबर 3 जो क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस का चैप्टर है. इसका हम पार्ट बेसिकली 2 करने वाले हैं. फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है और फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए. उसमें ही हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है और बाकी की जो बेसिक चीज़ें हैं वो कवर करी हैं और आगे हम पढ़ने वाले हैं अब चैप्टर में. तो यहाँ पे इसलिए हम पार्ट 2 दिखा रहे हैं आपको. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1 का तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट. ओके, तो अब हम फटाफट से अपना फर्दर चैप्टर कंप्लीट करते हैं. तो आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट. अच्छा, हमने पहले जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने एटमॉस्फेयर के बारे में जाना था कि एटमॉस्फेयर होता क्या है. उसके बाद हमने उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी थी, उसकी सिग्निफिकेंस पढ़ी थी. देन हमने उसकी लेयर्स पढ़ी थी कि उसमें कितनी कितनी कौन कौन सी लेयर्स होती हैं और उनका अलग अलग सिग्निफिकेंस देखा था. ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं वेदर और क्लाइमेट. तो हम फटाफट से देखते हैं. थोड़ा सा ये आपको मतलब ये थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डीपली जाके पढ़नी पड़ेंगी. तो प्लीज़ आप शुरुआत से ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िएगा ताकि आपको कोई कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो. और अगर कन्फ्यूजन हो ना तो थोड़ा सा बस रिवाइंड करके देख लीजिएगा. तो देखो, हम अपना जो आज का टॉपिक है वो एक स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है कि हम कभी कभी बोलते हैं इज इट गोइंग टू रेन टुडे, विल इट बी ब्राइट एंड सनी डे. कभी कभी आपने देखा होगा कि हम लोग ऐसे ही अंदाजा लगाते हैं मौसम को देख के कि शायद आज बारिश हो सकती है या फिर आज तो बिल्कुल बारिश नहीं होगी, आज तो बहुत गर्मी है. या फिर हम कभी कभी बोलते हैं आज बहुत अच्छा मौसम रहेगा, एकदम सनी यानी कि सनलाइट अच्छी खासी आएगी, धूप वाला मौसम रहेगा. तो ये हम ऐसे जो प्रिडिक्शंस देते हैं कि आज बारिश होगी नहीं होगी, ठीक है, वो किस बेसिस पे दे रहे होते हैं. अब आप जब भी स्काई को देखते होंगे, ठीक है, और जो आपके आसपास का मौसम होगा आपके सराउंडिंग का उसको देख के आप ये प्रेडिक्शन देते हैं उस बेसिस पे. ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं. एक होता है वेदर, ठीक है, एंड अनदर थिंग इज क्लाइमेट. तो अभी हम वेदर देखते हैं. द टर्म वेदर रेफर्स टू आर एंड डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर आप सबको क्लियर होगा. आई होप आप पिछली वीडियो देख के तभी यहाँ आ रहे होंगे. तो एटमॉस्फेयर के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे. तो वेदर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जो भी एटमॉस्फेयर की यानी कि हमारे पूरे दिन की जो कंडीशन होती है और कौन सी, हर एक घंटे की और हर एक दिन की जो कंडीशन होती है उसे हम बोलते हैं वेदर. अभी थोड़ा बहुत समझ नहीं आएगा, चलो देखते हैं. ये तो देखो यहाँ पर रिपीट हो गया है सेंटेंस, सो जस्ट इग्नोर इट. अच्छा, वेदर कैन बी वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम डे टू डे. यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो वेदर होता है ना वो हर घंटे बदलता है, हर दिन बदलता है, बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं होता. ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं कि आज वेदर थोड़ा ह्यूमिड है, तो यानी कि आज का दिन ह्यूमिड है, ज़रूरी नहीं है कल का भी ह्यूमिड हो. और अगर हम बोल रहे हैं अभी ह्यूमिडिटी है तो ये वेदर कंडीशन है क्योंकि अगले कुछ घंटों में ह्यूमिडिटी नहीं भी हो सकती है. तो वेदर जो होता है वो हर एक घंटे की जो टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं वो बताता है या हर एक दिन की बताता है. ये कभी भी स्पेसिफिक यानी कि लॉन्ग टर्म में कभी भी जो टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं वो डिफाइन नहीं करता. समझ में आ गया? तो हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि गर्मियों का वेदर है. देखो, गर्मियाँ क्यों, और जो हमारा वेदर है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है कि जो टेम्परेचर या सराउंडिंग का जो हम चेंज बता रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए है यानी कि हर घंटे बदल रहा है और हर दिन बदल रहा है तो उसे हम वेदर बोलेंगे. और अगर वो लॉन्ग टर्म में है तो हम उसे देखते क्या बोलेंगे. अभी पहले वेदर समझ लो आप कि आर टू आर कंडीशन और डे टू डे कंडीशन एटमॉस्फेयर की, उसे हम वेदर बोलते हैं. समझ में आया? शॉर्ट टर्म जो होता है वो. आगे बढ़ो. अब क्लाइमेट होता है जब भी हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं जैसे कि महीनों की या साल भर की पूरी, तब हम बोलते हैं क्लाइमेट. ठीक है, जैसे कि एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम होता है ना, जब लार्ज एरिया में और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हम बात करते हैं तब हम बोलते हैं क्लाइमेट. कि जब भी हम मंथ
टू मंथ या फिर ईयर टू ईयर किसी भी एटमॉस्फेयर कंडीशन की बात करते हैं तो हम उसे क्लाइमेट बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी वेदर का मतलब रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, यानी कि पूरे साल भर में जितनी भी वेदर कंडीशंस आई हैं उसका जब हम सम करके टोटल कर देंगे तो वो क्लाइमेट बन जाएगा। मतलब और यहाँ पे स्पेसिफिकली लार्ज एरिया में बात होती है, जैसे कि हम पूरे के पूरे इंडिया के क्लाइमेट की बात कर रहे हैं और 2025 में पूरे के पूरे इंडिया के क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। हमेशा आप देखना जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे हमेशा वहां लिखा होगा वेदर रिपोर्ट्स। वेदर रिपोर्ट्स क्यों लिखा होता है? क्योंकि वो वेदर आर टू आर या डे टू डे कंडीशन का होता है। कभी भी पूरा ऐसे मतलब कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो वेदर रिपोर्ट्स होती हैं, इसलिए हम उसे वेदर रिपोर्ट्स बोलते हैं। कभी भी ऐसा है कि क्लाइमेट चेंजेस या फिर क्लाइमेट रिपोर्ट्स, तो उसका मतलब लॉन्ग टर्म में जो है चेंजेस हो रहे हैं एक लार्ज एरिया में, ये लॉन्ग टर्म में एटमॉस्फेयर में जो कंडीशंस आ रही हैं उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। समझ आई बात? क्लाइमेट लॉन्ग टर्म के लिए एंड वेदर शॉर्ट टर्म के लिए। अब वेदर और क्लाइमेट का क्या रिलेशन है वो देखो। तो द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रेफर्स टू क्लाइमेट। देखो हमने समझा कि जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है उसे हम बोलते हैं वेदर और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम बोलते हैं क्लाइमेट। अब ये सारे शॉर्ट सारे मिला के, यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मिला के अगर हम वेदर बोल रहे हैं तो ये सारे वेदर क्या बन जाएंगे? क्लाइमेट बन जाएंगे। मतलब एक जगह की वेदर कंडीशन का एवरेज क्या बन जाएगा? क्लाइमेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक दिन वो चेंज हो रहा है, हर एक दिन चेंज हो रहा है, हर एक दिन चेंज हो रहा है। अब उस दिन का जो कंडीशन होगा वो तो वेदर कहलाएगा, पर उन सारे दिन को हम मिला के एक महीना बना दें और फिर तब कंडीशन निकाल लें तो वो क्या कहलाएगा? क्लाइमेट कहलाएगा। तो जब हम सारे वेदर कंडीशंस को एवरेज कर देंगे एक स्पेसिफिक प्लेस की तो वो क्या बन जाएगा? क्लाइमेट बन जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या फैक्टर्स हैं जो वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं वो हम पढ़ेंगे। वेरियस एलिमेंट्स इन्फ्लुएंस वेदर एंड क्लाइमेट। द मेजर एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ आर। अब हम वो फैक्टर्स स्पेसिफिकली पढ़ेंगे जो ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं और ऑल्सो वो किसको भी इम्पैक्ट करते हैं? वेदर एंड क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, जिनसे वेदर और क्लाइमेट चेंज होने की संभावना होती है। और अगर वेदर और क्लाइमेट चेंज होता है तो ह्यूमन लाइफ ऑब्वियसली बात है डिस्टर्ब या इम्पैक्ट होता ही होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा समर सीजन चल रहा है और अचानक से जब रेनी सीजन आता है तो हम ऑब्वियसली बात है इम्पैक्ट होते हैं। ऑल्सो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी जगह रहते हैं। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो जो लोग मुंबई वगैरह ऐसी साइड्स में रहते होंगे वहां तो हैवी रेन होती है, महाराष्ट्र साउथ की साइड में। और जो लोग राजस्थान वगैरह की तरफ रहते होंगे तो वहां हैवी रेन नहीं होती है। तो हम कहना चाहते हैं कि जो अगर कभी भी चेंज आता है, चाहे वो सीजनल चेंज हो, ऑब्वियसली बात है वेदर या क्लाइमेटिक कोई भी चेंज होता है तो हमारी लाइफ को वो इम्पैक्ट करता ही करता है। ठीक है, तो आप देखो हम सबसे पहला एलिमेंट जो है वो पढ़ेंगे वो है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर आप सब जानते हैं क्या होता है। तो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो अक्रॉस सीजन्स। ये बहुत कॉमन बात है कि टेम्परेचर सिर्फ रात में और दिन में ही नहीं बल्कि सीजन्स में भी बदलता है। देखो रात में और दिन में आपने कभी देखा होगा, जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं एक स्टेट का, राजस्थान। जो राजस्थान स्टेट है, देखो एक मिनट ब्लैंक हम वो लाए हैं साइड ताकि यहाँ पे हम कुछ भी एक्सप्लेन कर सकें। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम राजस्थान। तो जो राजस्थान स्टेट है ना उसमें एक स्पेशलिटी है। आप सब जानते हैं राजस्थान में डेजर्ट है इंडिया का। ठीक है, थार डेजर्ट वहां पे। अब ऑब्वियसली बात है डेजर्ट में क्या होती है? रेत होती है। तो वो रेत क्योंकि उसका नेचर ऐसा होता है कि अगर गर्मी हो रही है तो वो तुरंत से तुरंत गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है और सर्दी हो रही है तो तुरंत से तुरंत ठंडक को एब्जॉर्ब करता है। तो क्या बात होती है, राजस्थान में डेजर्टिक एरिया की तरफ अगर आप जाएंगे तो वो मतलब वहां पे एक स्पेशलिटी ये है कि अगर मान लो एक डे में मतलब कोई एक दिन में अगर वहां पे 35 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। 35 से 40 बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, और तो उसी दिन सेम डे अगर हम नाइट की बात करेंगे ना तो वहां पे टेम्परेचर 15 to
10 to 15 डिग्री जा सकता है। समझ में आ रही है बात, क्योंकि वहाँ का मतलब वहाँ पे डेजर्ट है। तो जो टेम्परेचर है, इस एग्जाम्पल से हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो टेम्परेचर है ना वो हर डे एंड नाइट भी बदलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीजन्स में ही टेम्परेचर चेंज आता है, डे एंड नाइट में भी टेम्परेचर जो है वो बदलता है। समझ में आया? तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि टेम्परेचर जो है डे एंड नाइट में भी बदलता है, ऑल्सो सीजन्स में भी बदलता है। ये सब जानते हैं सीजन्स का। जब समर्स आती है तो हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है, हाई का मतलब गर्मी बढ़ जाती है। और जब विंटर्स आती हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है हमारे सराउंडिंग्स का वो कम हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, तभी ठंड बढ़ती है। समझ आ गया? ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज इंसोलेशन। देखो, एक फैक्टर है जो टेम्परेचर को डिस्टर्ब करता है, उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन। अभी हम देखेंगे इंसोलेशन क्या होता है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अभी हम पहले इंसोलेशन समझते हैं तब ये समझेंगे। देखो, इंसोलेशन इज द हीट एंड लाइट एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन बाय द अर्थ। यहां पे समझते हैं, इंसोलेशन वो हीट होती है और वो लाइट होती है जो हमें सन से मिलती है। ये समझ में आ गया? ये सिर्फ एक हीट और लाइट है जिसको हमने स्पेसिफिक नाम दे दिया क्योंकि वो सन से निकल रही है और कहाँ आ रही है? अर्थ पे आ रही है। अब क्या बोल रहे हैं, इतना समझ में? इंसोलेशन क्या है? इट्स जस्ट अ हीट एंड लाइट रिसीव्ड फ्रॉम सन बाय द अर्थ, जो अर्थ रिसीव करती है किससे? सन से। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि जो इंसोलेशन है वो कम होता है जैसे ही हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं। द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। अब देखो यहाँ पे एक बात, यह आप याद रखना कि अगर इंसोलेशन बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यानी कि अगर इंसोलेशन बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और इंसोलेशन अगर कम हो रहा है तो टेम्परेचर कम होगा। एक बात तो ये। अब दूसरी बात वहां पे क्या लिखी थी कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो जो इंसोलेशन है वो कम होता है। अब अगर इंसोलेशन कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा। तो यहां से हम क्या बात समझ में आई कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर हमारा कम होता है। इतनी बात समझ में आई। अब हम देखते हैं कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो इंसोलेशन कम क्यों होता है। एक बार देखो, ध्यान से सुनना। इंसोलेशन और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इंसोलेशन बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, पर जब इंसोलेशन इक्वेटर के पोल्स की तरफ जाने में कम होता है, क्यों कम होता है वो देखते हैं। जब अर्थ से डायरेक्ट सनलाइट गिरती है तो वो सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है। सन से जब डायरेक्ट सनलाइट गिरती है तो वो सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है इक्वेटर का। किसका? इक्वेटर का। और क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे, तो जो सन की लाइट है वो पोल्स तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि थोड़ी सी वो टिल्टेड है। देखो, ये तिरछा थोड़ा सा दिख रहा होगा, टेढ़ा। तो जो सन की सनलाइट है, जो एनर्जी है, वो पोल्स तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती है जितना प्रॉपरली वो इक्वेटर पे पहुंच जाती है। तो इसीलिए जब इक्वेटर पे सनलाइट पहुंचती है तो इंसोलेशन इंक्रीज होता है, क्योंकि इंसोलेशन क्या है? जितनी सनलाइट और एनर्जी हमें सन से मिल रही है तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमें कहाँ मिल रही है? सन की और इक्वेटर पे। तो इंसोलेशन भी कहाँ ज्यादा होगा? इक्वेटर पे। और सबसे कम कहाँ मिल रही है? पोल्स पे। तो सबसे कम इंसोलेशन भी कहाँ होगा? पोल्स पे होगा। तो अब इंसोलेशन के बढ़ने पर टेम्परेचर भी बढ़ता है, इसलिए तो इक्वेटर पे सबसे हाई टेम्परेचर होता है और इंसोलेशन के कम होने पे टेम्परेचर भी कम होता है। तो पोल्स पे सबसे लो टेम्परेचर होता है। आपने देखा होगा जो हमारा नॉर्थ और साउथ पोल है वो एकदम ठंडा पड़ा है ना? उसे ही बिल्कुल, मतलब वहां पे जो एकदम पीक पॉइंट है ना, एकदम पीक जो टॉप है नॉर्थ और साउथ पोल का, वहां पे तो बिल्कुल 12 मंथ्स वहां पे, द होल ईयर वहां पे बर्फ जमी हुई होती है, क्योंकि वहां पे सनलाइट जो है वो बहुत मुश्किल से पहुंच पाती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम इक्वेटर की बात करते हैं तो सनलाइट वहां पे बहुत बहुत ज्यादा पहुंच पाती है, इसलिए वहां पे ज्यादा गर्मी होती है। समझ में आई? देखो, आपको इस मैप में दिख रहा होगा अफ्रीका का जो रीजन होता है हमारे मैप में,
मतलब जो अफ्रीका है वो मोस्ट ऑफ द इक्वेटर से ही पास होता है, इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। समझ में आया? अब हम देखते हैं इस फिगर की हेल्प से। आपको देखो 3 चीजें समझ में आई यहाँ। इंसोलेशन, इंसोलेशन के बढ़ने कम और ज्यादा होने पे टेम्परेचर का कम और ज्यादा होना, और क्यों इंसोलेशन ज्यादा है इक्वेटर पे, क्यों कम है पोल्स पे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम इस फिगर को देखते हैं। यहां से हमें क्या पता है कि लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है। ये जो है हमारा आर्कटिक सर्कल है, ये 60 डिग्री नॉर्थ पे है, और ये वाली जो लाइन है, ठीक है, जो ये वाली लाइन है ना, व्हाइट लाइन, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे अर्थ का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स पढ़ेंगे तो हम समझेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या क्या और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या होता है। ये व्हाइट लाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये 30 डिग्री साउथ में है, ऊपर वाला नॉर्थ में, नीचे वाला साउथ में, तो सबको पता होगा। ये अंटार्कटिक सर्कल है, लो एंगल इनकमिंग, ठीक है। यहाँ जो नीचे के, अच्छा पोल्स का सिर्फ ऊपर का ही नहीं, नीचे के भी पोल्स की बात हो रही है। या जो सबसे टॉप मोस्ट सनलाइट है, लास्ट सनलाइट है, जैसे जो ऊपर पोल्स पे जा रही है और यहाँ पे भी जो नीचे वाले पोल पे जा रही है, वो सबसे कम एंगल होता है। इसका मतलब है बहुत कम सनलाइट जा रही है, और ये सबसे हाई एंगल होते हैं। डायरेक्ट सनलाइट हमें यहाँ अर्थ पे देखने को मिलती है। अच्छा, अब इस फिगर की बात करें तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिया हुआ है, एकदम लेबल्ड फिगर है कि जो ऊपर वाली चीज है सबसे टॉप वो नॉर्थ पोल है, और उसके ही कॉरेस्पॉन्डिंगली ये साउथ पोल है। अच्छा, क्योंकि ये ठंडे होते हैं, इनका जो कुछ एरिया है बहुत ज्यादा होते हैं, ये इनका टेम्परेचर यहाँ पे बहुत कम होता है, तो हमने इसे फ्रिजिड जोन बोल दिया। और सिमिलरली साउथ पोल पे भी हमने फ्रिजिड जोन बोल दिया है। यहाँ पे आता है एंटार्कटिक सर्कल, यहाँ पे आता है आर्कटिक सर्कल। याद रखना, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में है और अंटार्कटिक सर्कल साउथ में है। अब कौन सी जगह? 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक सर्कल है, एंड 66 डिग्री हाफ नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है 23.5 साउथ में। फिर इक्वेटर तो आप सब जानते हैं 0 पे है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 नॉर्थ में। समझ आ गया? ये 4 चीजें, एंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। ये 6 चीजें कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं जो अर्थ में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनमें, और ये उनके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स गिवन है हमें। समझ आ गया? टेम्परेचर आपको समझ में आया, फर्स्ट एलिमेंट। अब हम देखते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। हाँ, ह्यूमिडिटी क्या होता है? आपने कभी कभी सुना भी होगा कि कभी कभी जो बड़े होते हैं या आप लोग भी बोलते हैं आज बहुत ह्यूमिडिटी है, तो उसका मतलब हम देखते हैं होता क्या है। ध्यान से सुनना, जब व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर। व्हेन द लेवल्स ऑफ वाटर वेपर इन द एयर आर हाई इट लीड्स टू ह्यूमिडिटी। देखो, एक बात क्या बोली है, जब भी लैंड से या फिर कोई भी वाटर बॉडीज से पानी जब ऊपर इवेपोरेट होता है तो वहां, और जब पानी इवेपोरेट होता है तो और वो ऊपर उड़ता है, तो वो ऊपर किस फॉर्म में उड़ता है? पानी की फॉर्म में तो उड़ता नहीं, वो किस फॉर्म में उड़ता है? वाटर वेपर्स की फॉर्म में ऊपर उड़ता है। व्हेन द लेवल्स ऑफ वाटर वेपर इन द एयर आर हाई, जब एयर में वाटर वेपर का लेवल हाई हो जाता है तब ह्यूमिडिटी आती है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई, अभी हम थोड़ा सा समझेंगे और अच्छे से, एक बार पढ़ लेते हैं। ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एयर क्रिएटिंग मॉइस्चर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको इरेज कर देते हैं। ये हम इसलिए एक ब्लैंक शीट लाए हैं ताकि जो भी हम चीजें नहीं समझा पाते हैं, पढ़ के हम नहीं समझ पाते हैं, उसको हम एक बार लिख के और एक्सप्लेन अच्छे से कर ले डायग्राम के थ्रू, तो आपको समझ में आएगा। देखो क्या होता है, हमारे पास ये कोई भी वाटर बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है वाटर बॉडी है तो पानी तो हो गई, क्योंकि और सनलाइट आती है। जब सनलाइट वाटर बॉडी पे गिरती है, जब हम पानी को, याद रखना, जब भी हीट मिलेगी तो वो इवेपोरेट होगा ही होगा। तो जब कॉन्टिन्यूसली सनलाइट, ऑब्वियसली बात है पूरे दिन में तो गिर रही है उस वाटर बॉडी पे, तो कॉन्टिन्यूसली जब सनलाइट वाटर बॉडीज पे गिरती है तो पानी उसमें से इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ये आप सबको पता है, जब पानी इवेपोरेट होता है तो किस फॉर्म में होता है? भाप की फॉर्म में, यानी कि वाटर वेपर्स की फॉर्म में। तो जब भी पानी वाटर वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट होता है तो वो ऊपर उड़ता है। अब ऊपर जब उड़ रहा है तो वो ऊपर ऑलरेडी क्या है? एयर है। ऊपर क्या है? ऑलरेडी एयर है। तो पर जब वाटर वेपर्स बन गई तो अब एयर में और क्या भी चीज ऐड हो गई? एयर में वाटर वेपर्स भी ऐड हो गए। अब ध्यान से सुनना,
जब एयर में वाटर वेपर्स का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है, उस क्लाइमेट को हम ह्यूमिड क्लाइमेट बोलते हैं। एयर में जब वाटर वेपर्स का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, उस क्लाइमेट को हम ह्यूमिड क्लाइमेट बोलते हैं। इतना समझो, पहले इतना समझ में आया? यहीं तक यही लिखा है। अब देखो, एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर इज इंक्रीजेस लीडिंग टू हायर ह्यूमिडिटी लेवल्स। क्या बोला है यहाँ पे कि जैसे जैसे एयर गर्म होती जाती है, अब एयर किस बेसिस पे गर्म हो सकती है? क्या वहां का टेम्परेचर ज्यादा हो इसलिए गर्म हो सकती है एयर? तो अगर एयर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है तो वाटर वेपर्स को एयर में बैठने की जगह और ज्यादा मिल जाती है, तो एयर में वाटर वेपर्स और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। ऑन सच अ डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट इवेपोरेट्स मोर स्लोली। अब इन दिनों में हमें क्या एक्सपीरियंस करने को मिलता है कि जब भी ह्यूमिड क्लाइमेट होता है तो क्लोथ्स को सूखने में टाइम लगता है, और जो हमारा पसीना है वो बहुत धीरे धीरे इवेपोरेट होता है, और तभी हमें ह्यूमिडिटी वाले दिन, जब ह्यूमिड डे होता है तो हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। इसका हम एग्जाम्पल लेके एक बार और अच्छे से समझाते हैं। जब तक आपको समझना आए ना तब तक आप समझो, ठीक है, और तब तक हम समझा रहे हैं। अगर उसके बाद भी आपको समझना है तो आप रिवाइंड करके देखो, क्योंकि हम भी इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हैं। क्योंकि जब हम पहली बार कोई चीज पढ़ते हैं ना, अगर तभी हमें समझ में आ जाए तो हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, चलो बॉम्बे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुंबई आप सब जानते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे बहुत सारे वाटर बॉडीज हैं, बीचेस हैं, ठीक है, क्योंकि उसके लग के क्या है, अरेबियन सी है, आप सबको पता होगा। नहीं पता है तो बस आप इतना तो जानते हैं कि मुंबई में बहुत सारे बीचेस हैं, ठीक है, और गोवा में भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे बीचेस हैं, बीचेस ऑब्वियस सी बात है वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में जब भी पानी होता है, और अगर हम मुंबई की बात करें समर्स में, जब हम मुंबई की बात करें तो समर्स में सनलाइट जब होती है, कॉन्टिन्यूस सनलाइट जब वाटर बॉडीज पे पड़ती है तो वाटर वेपर्स इंक्रीज होते हैं, वाटर वेपर्स बनते हैं। मतलब जब वाटर वेपर्स बनते हैं तो वो किसमें और उड़ते हैं ऊपर, क्योंकि वाटर वेपर एयर वो भी वही तो है, गैस एक, तो वो जब भी हल्की चीज ऊपर आसमान में उड़ती है तो वाटर वेपर्स तो और लाइट होते हैं, तो वो ऊपर एयर के साथ मिक्स होते हैं। जब वो एयर के साथ मिक्स होते हैं, और क्योंकि वहां पे गर्मियां चल रही हैं, तो एयर जब वार्म होती है तो उसमें कैपेसिटी वाटर वेपर्स को होल्ड करने की और ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम बहुत रैंडमली समझा रहे हैं, अगर मान लो फॉर एग्जांपल पहले वो 50 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर्स को होल्ड कर पाती थी, तो गर्मियों की वजह से वो 100 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर को होल्ड कर पाएगी। बहुत रैंडम एग्जांपल है, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ जस्ट एग्जांपल, ठीक है। तो अब एयर में और ज्यादा कैपेसिटी हो गई वाटर वेपर्स को होल्ड करने की। जब भी एयर में वाटर वेपर्स होल्ड होते हैं, ठीक है, तो हमें हमेशा चिपचिपी वाली गर्मी फील होती है। अब इस वर्ड से आप बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि एक तो गर्मियों का सीजन, उसके बाद एयर में भी क्या मिक्स हो गया, वाटर वेपर्स। अब वाटर वेपर्स में भी वाटर के मॉलिक्यूल्स तो है ही ना, तो वाटर वेपर्स, जब एयर में वाटर वेपर्स मिक्स हो जाते हैं तो हमें चिपचिपी वाली गर्मी लगती है, और हम जो हमारा स्वेट है, जो पसीना निकलता है, वो बहुत धीरे धीरे इवेपोरेट होता है, इसलिए हमें और ज्यादा इरिटेशन और अनकंफर्टेबल होता है, फील होता है, क्योंकि जो हमारा स्वेट है बॉडी का, वो भी हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा देर रहता है, और कपड़े भी देर से सूखते हैं। तो ये पूरा जो सिनेरियो है वो किसका है, ह्यूमिडिटी का है। बच्चे इससे अच्छे से शायद ही आपको कोई समझा सकता है। अगर आपको फिर भी डाउट है ना, तो आप एक बार रिवाइंड करके जरूर देख लेना, पर कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना। उसके बाद भी कुछ रहता है तो आप प्लीज कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अब हम थर्ड एलिमेंट पे बढ़ते हैं, वो है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब है इट अकर्स व्हेन अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो ये प्रेसिपिटेशन बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हम नहीं जानते, पर आप सब जानते होगे, अभी देखना जब हम लास्ट तक आएंगे तब। It occurs when a part of the atmosphere becomes saturated with water vapors when condenses and precipitates or falls on earth due to gravity. ठीक है, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है कि जब एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स हैं, जो लेवल ऑफ वाटर वेपर है वो सैचुरेट हो जाए, यानी कि बैलेंस हो जाए। मतलब बैलेंस होने का मतलब है जो एयर में वाटर वेपर्स हमने जो अभी ह्यूमिडिटी के थ्रू पढ़े, वो जो है वो एकदम सैचुरेट हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो जब वो बैलेंस हो जाते हैं ना, तो वो कंडेंस होते हैं और प्रेसिपिटेट्स होते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब यानी कि वेपर्स हैं वो
सैचुरेट हो गई हमारे एनवायरनमेंट में, अब वो प्रेसिपिटेट होंगी और गिरेंगी। गिरेंगी किस फॉर्म में? अब बारिश की फॉर्म में। और क्यों नीचे ही गिरेंगी? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो हमेशा नीचे ही गिरती हैं। दिस इंक्लूड्स ड्रिजल, रेन, स्नो, स्लीट एंड हेल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रेसिपिटेशन है वो होगा तो जो पानी की ड्रॉपलेट्स हैं इन फॉर्म ऑफ आइस, इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल या कोई भी पानी के फॉर्म में वो हमें गिरती हुई दिखेंगी और हमेशा नीचे ही क्यों गिरेंगी? ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, द मेन फैक्टर डेट इफेक्ट प्रेसिपिटेशन इंक्लूड प्रिवेलिंग विंड्स, माउंटेन एंड सीजन्स। ठीक है, प्रेसिपिटेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं? देखो, विंड्स, क्योंकि ये जो प्रेसिपिटेशन है, जो पानी है वो कंडेंस हो रहा है, यानी कि क्लाउड्स में भर रहा है, धीरे धीरे क्लाउड्स में भर रहा है। और जब एक लिमिट तक क्लाउड्स में वो वाटर वेपर्स भरेंगी उसके बाद वो गिरेंगी, प्रेसिपिटेट होंगी। और गिरेंगी ही क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो प्रेसिपिटेशन है उसको इफेक्ट कौन करता है? विंड्स, माउंटेन्स एंड सीजन्स। विंड्स, क्योंकि वो जो वाटर वेपर्स हैं ऑब्वियसली बात वो हल्की हैं, तो अगर विंड्स आएंगी तो उन्हें इधर उधर अपने साथ लेके जा सकती हैं। माउंटेन्स क्या होता है? जब क्लाउड्स में वाटर वेपर्स आके फिक्स हो गई और कोई बड़े माउंटेन्स है, फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले लो आप, बहुत जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं उनके साथ जब वो कोलैप्स करती, कोलाइड होती हैं, जब जो क्लाउड्स हैं और माउंटेन के साथ कोलाइड होते हैं तब भी जो क्लाउड्स हैं वो इधर उधर जा सकते हैं, तो इसलिए इफेक्ट होता है। और ऑब्वियसली बात है सीजन्स तो है ही। तो जब प्रेसिपिटेशन होता है अर्थ पे लिक्विड के फॉर्म में तो हम उसे बोलते हैं रेन। और जब रेन है ना, प्रेसिपिटेशन की एक फॉर्म है जिससे टेम्परेचर लोअर होता है। ये सब जानते हैं, जब भी बारिश होती है टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो नॉर्मलाइज हो जाता है और कम है तो और ठंडक हो जाती है। लॉन्ग एब्सेंस ऑफ रेनफॉल रिजल्ट इन ड्राई क्लाइमेट, जहां पे बहुत बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती तो क्या हो जाता है? ड्राई क्लाइमेट हो जाता है। वहां का क्लाइमेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लॉन्ग एब्सेंस है, बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि लॉन्ग टर्म कंडीशन की बात कर रहे हैं हम। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम रेन वाटर। जितना भी ग्राउंड वाटर है वो सब हम कैसे कलेक्ट कर पा रहे हैं? रेन वाटर की हेल्प से। अच्छा, अब हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑन अर्थ ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एयर प्रेशर। जितना भी प्रेशर एयर लगा रही है अर्थ पे उसे हम बोलते हैं एयर प्रेशर। एज वी गो हायर इन द एटमॉस्फेयर प्रेशर फॉल्स रैपिडली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ही ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट इंक्रीज होती है, वैसे ही जो प्रेशर होता है वो नीचे गिरता है, यानी कि ये दोनों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एटमॉस्फेयर में मतलब जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स पे जा रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल एयरप्लेन में जा रहे हैं, तो वैसे वैसे ऑल्टीट्यूड जो है, जो हाइट है वो जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा। इट इज हाईएस्ट एट द सी लेवल। सी लेवल पे वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है, क्योंकि सी लेवल के बाद फिर हम ग्राउंड के नीचे जाने लगते हैं, तो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ होता है? सी लेवल पे होता है, और ऑल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होता जाता है। अच्छा, अगर हम अब हॉरिजॉन्टली देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एयर्स टेम्परेचर एट गिवन प्लेस। हॉरिजॉन्टली यानी कि अगर हम ऐसे देखें, अभी तो हमने ऑल्टीट्यूड के साथ देखा, अगर हम ऐसे देखें हॉरिजॉन्टली तो एयर के प्रेशर के हिसाब से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो होता रहता है चेंज। जहां पे ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, एयर के टेम्परेचर के हिसाब से जो प्रेशर है वो चेंज होता है। जैसे जहां पे ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है वहां पे एयर जल्दी गर्म होती है और राइज हो जाती है। दिस क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया, और इसकी वजह से क्या होता है? एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। देखो, याद रखो, हमेशा जब भी हाई टेम्परेचर होगा तो एयर हमेशा ऊपर जाएगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जो एयर है वो गर्म हो जाती है। ठीक है, तो गर्म होती, जितनी ज्यादा एयर गर्म होगी वो ऊपर जाती जाएगी, क्योंकि वो उतनी ही हल्की होती जाएगी। तो जब भी
एयर, अब देखो मान लो अभी इस सरफेस की बात करें तो एयर अभी यहाँ है, अब हाई टेम्परेचर है तो एयर पता है यहाँ से गर्म होते होते अब कहाँ पहुंच गई, यहाँ हो गई। पर ये जो अब बीच की जगह ये तो खाली हो गई, तो ये क्या बन जाता है, लो प्रेशर एरिया बन जाता है। अब उस लो प्रेशर एरिया की वजह से क्या होता है, वेट वेदर होने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जहां भी एरिया, ऐसा एरिया जहां पे लो टेम्परेचर होते हैं और एयर इज कोल्ड, इन एरियाज विद लो टेम्परेचर एयर इज कोल्ड, हमेशा एयर जो होती है वो ठंडी होती है, क्योंकि एयर जो है ऊपर जाती जा रही है। ऊपर जाने से ऑल्टीट्यूड जब बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कम होगा, तो इसलिए एयर ठंडी होती जाती है और इसीलिए यहाँ पे बारिश वगैरह हैवी एंड सिंक्स, ठीक है, क्रिएटिंग अ हाई प्रेशर एरिया। इसकी वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया बनता है। हाई प्रेशर, अब जो हाई प्रेशर एरिया है वो किससे एसोसिएटेड होता है, वो क्लियर एंड सनी स्काई से एसोसिएटेड होता है। तो जिसकी वजह से जो एयर है वो हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ। एयर कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। समझ आ गया? अच्छा, हाँ ये भी वही है, ये सेम आ गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट एलिमेंट, वो है विंड। विंड क्या होती है, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। विंड वही है हवा, कि जब भी हाई एयर मूव करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उसे हम विंड बोल देंगे। अब ये विंड आप सब जानते हैं, विंड जेंटल भी होती है, स्ट्रांग भी होती है। कभी कभी तो विंड ऐसी होती है कि हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा मूड चेंज हो जाता है, और कभी कभी इतनी स्ट्रांग होती है कि हमारा मूड खराब हो जाता है। तो विंड्स के ये टाइप हैं। तो देखो, सबसे पहले काम विंड होती है, ये होती है 0 से 1 किलोमीटर पर आवर पे। ये हमें बहुत काम, और स्मोक राइजेस वर्टिकली। अच्छा, उसके बाद आता है लाइट ब्रीज, ये 6 to 11 किलोमीटर पर आवर पे होती है। थोड़ा थोड़ा मतलब फेस पे लगने लगती है, लीव्स रसल एंड ऑर्डिनरी वेन मूव्स बाय विंड। फिर आती है स्ट्रॉन्ग ब्रीज, जो 39 से 49 किलोमीटर पर आवर, जो कि बहुत ज्यादा है, जिससे ब्रांचेस वगैरह बहुत ज्यादा टूटती हैं, अम्ब्रेला बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यूज करना। फिर आते हैं स्टॉर्म्स, 103 से 117 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत ज्यादा रेयरली एक्सपीरियंस होते हैं, मतलब जरूरी कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे आने ही आने होते हैं, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर ही ऐसा होता है। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां कभी बहुत रेयरली आते हैं, ठीक है। तो अब बहुत ज्यादा डैमेज करके जाते हैं जो स्टॉर्म्स होते हैं। सोचो ना, 103 से 117 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 1 से 100 मतलब 100 किलोमीटर चल लेंगे, ठीक है। इट इज लोकल विंड। अब सी ब्रीज और लैंड ब्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो ध्यान से। It is local wind that blows from sea to land during the day. ब्रीज सब जानते हैं, हवा, ठीक है। तो जब भी जो डे के टाइम पे, यानी कि दिन में, जब सी की तरफ से, सी से होते हुए सी से लैंड तक जब ब्रीज होती है, मतलब हवा चलती है, स्पेशली इन आफ्टरनून व्हेन द लैंड बिकम रिलेटिवली वार्मर देन द सी। तो जो लैंड होती है वो रिलेटिवली ज्यादा गर्म हो जाती है, किससे, सी से। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर रीजन ओवर लैंड, ठीक है। तो लैंड पे क्या आ जाता है, लो प्रेशर रीजन आ जाता है। सो द विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम द सी। देखो क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर रीजन, जब भी जो है वो कंपैरेटिवली सी के थोड़ी सी गर्म होने लगती है, ठीक है। जब वो गर्म होती है तो जो विंड है वो जब विंड जो है सी टू लैंड जाती है, तो जो लैंड की जो एयर है वो गर्म होने लगती है। जब गर्म होती है तो वहां पे क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। और लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो विंड है वो ब्लो होती है सी की तरफ, ठीक है। सॉरी, विंड जो ब्लो होती है वो लैंड की तरफ होती है। द विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी। देखो अभी हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, कि जो एयर प्रेशर है, जो एयर है वो कहाँ मूव करती है, हाई से लो प्रेशर की तरफ। अब देखो एक बार रुको, ध्यान से देखो। मान लो डे टाइम है, तो डे टाइम में एक हमने यहाँ सी ले ली और एक ये लैंड ले ली, ठीक है। ये लैंड है और ये सी है। जब डे होता है, मतलब स्पेशली इन आफ्टरनून, तो यहाँ पे जो वो होता है, ऑब्वियस सी बात है, सी है तो यहाँ पे पानी होगा। पानी की वजह से वाटर वेपर्स उठेंगे, क्योंकि आफ्टरनून है। जब वाटर वेपर्स उठेंगे तो यहाँ की जो एयर है वो गर्म हो जाएगी। जब गर्म होगी एयर तो वो कहाँ जाएगी, यहाँ लैंड की तरफ जाएगी। जब एयर गर्म होगी तो कहाँ जाएगी, लैंड की तरफ जाएगी।
ठीक है। तो लैंड की तरफ जाएगी, द लैंड बिकम्स रिलेटिवली वार्मर। तो जब गर्म हवा लैंड की तरफ जा रही है तो जो लैंड है वो कंपैरेटिवली सी के गर्म होने लगेगी, क्योंकि अब वहां जा रही है गर्म हवा। तो जब लैंड गर्म होने लगेगी तो और ज्यादा एयर फिर सी से यहाँ जाएगी, और ज्यादा जो एयर है, द विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी की तरफ से फिर लैंड पे जाएगी ब्रीज, क्योंकि यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर, और यहाँ पे हो रहा है हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से हमेशा कहाँ जाती है, विंड लो प्रेशर की तरफ जाती है। ये समझ में आया? क्या बोला हमने कि जब भी आफ्टरनून या डे की बात कर रहे हैं हम, जब भी आफ्टरनून और डे की बात हो रही है तो लैंड और सी का हमने कंपैरिजन किया है ब्रीज के रिस्पेक्ट में, कि जो कूल्ड विंड्स होती हैं वो कहाँ से कहाँ जाती हैं, वो ओशियन से जाती हैं लैंड की तरफ, ओशियन से जाती हैं लैंड की तरफ, वो उसे हम बोलते हैं सी ब्रीज डे के टाइम पे। ठीक है। जैसे जैसे मतलब अब देखो ध्यान से सुनो, जैसे जैसे सन वार्म करता है लैंड को, ठीक है, सन तो देखो दोनों के लिए है, पर लैंड से ज्यादा वो किसको जल्दी वार्म कर पाएगा, वाटर को वार्म कर पाएगा। अब जो हॉट एयर है लैंड की तरफ, वार्म एयर राइसेस, ठीक है, In a sea breeze, low pressure forms over the land. तो देखो क्या होता है, जो सन होता है वो दोनों को सनलाइट दे रहा है, यानी कि हीट पहुंचा रहा है, पर जो लैंड है वो ज्यादा जल्दी गर्म हो रहा है कंपैरेटिवली। अगर वो ज्यादा जल्दी गर्म हो रही है लैंड कंपैरेटिवली, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और जो सी है वहां पे क्या क्रिएट हो रहा है, हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो हमेशा जो एयर है वो ट्रैवल करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जो सी ब्रीज होता है उसमें जो ब्रीज है वो कैसे चलेगी, सी से लैंड की तरफ, सी से लैंड की तरफ, और उसका उल्टा होता है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज में हम बात करते हैं नाइट टाइम की। नाइट टाइम में जो लैंड जो सी ड्यूरिंग द नाइट रिजल्टिंग फ्रॉम डिफरेंशियल सरफेस कूलिंग, ठीक है, लैंड कूल्स फास्टर। देखो क्योंकि डे टाइम में लैंड जल्दी गर्म भी हो रही थी, और इसीलिए जो रात का टाइम है उसमें लैंड जल्दी ठंडी भी होगी। तो जब लैंड जल्दी ठंडी होगी ना,
यहाँ पे बनाते लैंड और सी। तो लैंड जल्दी ठंडी हो रही है, तो यहाँ पे क्या और यहाँ पे क्या हो रहा है, और कंपैरेटिवली जो सी है वो गर्म हो रहा है, गर्म मतलब वार्म हो रही है। तो वहां पे क्या होगा, विंड जो एयर है वो क्या क्रिएट करेंगी, लो प्रेशर एरिया, और लैंड पे क्या होगा, हाई प्रेशर एरिया। तो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, हाई से लो प्रेशर। तो सी ब्रीज में सी से लैंड जाती है और लैंड ब्रीज में लैंड से सी जाती है। एक पिक्चर की फॉर्म से देखो, समझो। सी ब्रीज चल रहा है तो कहाँ से जाएंगी, वाटर से कहाँ जाएंगी, लैंड की तरफ। वाटर से कहाँ जाएंगी, लैंड की तरफ। और लैंड ब्रीज में कहाँ जाएंगी, लैंड से सी की तरफ, लैंड से सी की तरफ। समझ आ गया। तो अभी हमने ये एलिमेंट्स डिस्कस करे, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज। ये सारे टेम्परेचर जो हैं, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, ये हमारी किसको अफेक्ट करते हैं, वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस को अफेक्ट करते हैं। जो भी आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा वो एक बार रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है ना तो आप पूछ लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हम इस चैप्टर को और ज्यादा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट इसमें ग्रो हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ है तो एक बार आप दोबारा से वीडियोस देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आप तक रेगुलरली पहुंचता रहे। So this is it from my side. Thank you and have a nice day.